तैयार है। एक बार डीसी भी आए, कोई नहीं आता कभी यहाँ पर के कुछ करने के लिए। बहुत गाड़ियाँ पलट जाती हैं। जो बच्चे स्कूल जाने वाले पेपर भी चलते हैं, जब भी बड़े मुश्किलों से बच्चे कैसे आलिशान बंगले बन सकते हैं, आलिशान बंगलों के लिए बजट पास हो सकता है। जैसा कि आप जानते हो, मैं इस वक्त नरेला में मौजूद हूँ। नरेला का जो वो ये एरिया है जहाँ पर एमएलए शरद चौहान जी है और उनके एरिया में ये हालत ऐसी, ये जो फ्लैट हैं ये डीडीए के फ्लैट है और ये है एमसीडी की ज़मीन। ये रोड है डीडीए की, इसमें मतलब पब्लिक इतनी परेशान है कि जरा सी मतलब रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं। कई मतलब सरकार आई और गई, किसी ने ये रोड नहीं बनवाया। तमाम जो दिक्कतें हैं इस वक्त हमें मैम से बात करते हैं। मैडम नमस्कार, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम परवीन है और मैं दिल्ली संगठित निर्माण मजदूर यूनियन की सचिव भी हूँ और यहाँ पे पिछले कई सालों से काम भी कर रही हूँ और कई बार हम लोग डीसी को शिकायत भी कर चुके हैं, डीडीए में भी दे चुके हैं कि भाई रोड बनवाओ। और 16 साल हो गए इस रोड को बने हुए, 16 साल में अभी तक दोबारा बनकर नहीं आया। खुदाई हो जाती है, टूट जाते हैं, सीवर डल जाता है, पाइप पीने के पानी की पाइप, लेकिन ये रोड नहीं बन रहा है। और जब भी हमें कोई पूजा पाठ करवाना हो, जागरण करवाना हो, तो पहले हम मिट्टी का भरत करेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं वो होगा। और यहाँ पे अगर कोई गाड़ी आ रही है, रिक्शा में सामान आ रहा है राशन, तो वो राशन यहाँ अंदर तक नहीं आएगा, वो बाहर ही उतार के जाएगा, फिर वहाँ से हमें अंदर लेकर के आना पड़ता है। मैम ये रोड आखिरी बार कब बना था ये बताइए मुझे? ये 2008 में बना था जब कांग्रेस की सरकार थी और क्या कहते हैं यहाँ पे जब ये इनका जो हमारे जसवंत सिंह राणा जी जो है वो क्या कहते हैं हमारे विधायक थे, तब उन्होंने ये बनवाया था। और उसके बाद अभी तक शरद चौहान आए, 10 साल तो शरद चौहान को हो गए, लेकिन अभी तक ये शरद चौहान की तो हम शकल ही नहीं देखी। आम आदमी पार्टी के तो जो जीते हुए विधायक है, जो प्रतिनिधि है, उनकी तो हमने शक्ल नहीं देखी कि वो यहाँ पर आकर के कुछ करके जाए। उनके पास कई बार गए, कई बार उनके पास प्रोटेस्ट भी करा के भी हमारे पर वो पूछने नहीं आते हैं। उनको चाहिए कि कोई इनकी चमचागिरी करे और चमचागिरी जाओ ना, तब भी ये लोग आनकर मतलब वापसी नहीं आते कि जगह देख कर आए। अगर इतनी महिला इकट्ठी कर करके ये लेकर भी गए हैं सबको यहाँ से, तो नौबत नहीं आई कभी ये बना या भरा। घुटनों तक पानी भर जाता है यहाँ पर, यहाँ घुटनों तक लैट्रिन बाथरूम सब ऊपर बहता है यहाँ। मैम ये बताइए, जब आखिरी बार कांग्रेस की सरकार के में ये रोड बना, उस टाइम एमसीडी का और डीडी का मतलब वो तो नहीं था ना? नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं था। सिर्फ क्या कहते हैं उन्होंने ये बोला कि ये प्रजा मेरी, मेरे को प्रतिनिधि चुना है और मैं प्रजा का काम करूंगा। और उन्होंने वो काम बहुत आसानी से, बहुत स्मूथ काम चले थे और वो बहुत ईजीली चल रहे थे। लेकिन जब से सरकार बदली तो दूसरी किसी सरकार ने संज्ञान लेने की कोशिश नहीं करी, चाहे इसमें बीजेपी सरकार आई हो, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार आई हो, पर किसी ने वो संज्ञान लेने की कोशिश नहीं करी और न कभी पूछने आते हैं कि भाई यहाँ पे क्या समस्या आ रही है, क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो। हम डीसी के पास 20-20, 25-25 औरतें इकट्ठे होकर के गए हैं, लेकिन नहीं आके तैयार है। एक बार डीसी भी आए, स्कूल में दिखाया। पानी भर जाता आप कुछ कह रहे थे? यहाँ इतना तरह पानी भर जाता है जब तक आप खड़े हुए यहाँ पर। 3-3 फुट पानी भर जाता है। बिल्कुल कोई नहीं आता कभी यहाँ पर के कुछ करने के लिए। हालांकि कभी हादसे भी हुए हैं, गाड़ियाँ पलटी हैं अंदर, बाइकें भी गिरी हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं यहाँ अंदर, पर कभी कोई पूछने आया नहीं कि आपको कोई समस्या है या आपको कोई सुविधा हमसे चाहिए। नहीं, कभी नहीं आया कोई। इलेक्शन के टाइम में यहाँ कोई नहीं आया। कुछ कह रहे थे आप बताइए? उनको दिखता भी है फिर भी देख के इग्नोर मार देते हैं कि भाई हम किस तरीके से, किस हालात से यहाँ से गुजर रहे हैं। हमें पता है, अगर किसी का आसपास में मकान टूटता तो वहाँ का मटेरियल लेके हम यहाँ डालते हैं, यहाँ भराव करते हैं। क्योंकि हमें इतना कष्ट तो हम भोगते हैं ना। राजनीति का काम क्या है? वहाँ तो वो वोट लेना हो, घर चले जाना, उसके बाद दरवाजे पीटते रहो, कोई मतलब नहीं। इलेक्शन के टाइम पे जब आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस जब बीजेपी वोट मांगने के दौरान आते हैं, वो गलियों की हालत नहीं देखते। अब मैं तमाम जो आपको गलियों की जो ऑनलाइन लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसी हालत हो गई। इन गलियों में 3-3 फुट पानी भर जाता है। मैडम क्या कह रहे थे आप, ये बताइए? यहाँ पर आते हैं विधायक वगैरह जो भी है, इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो सब आते हैं, कहते हैं कि करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। इतने साल हो गए ये रोड नहीं बना, बहुत दिक्कत है। इस रोड में पानी भर जाता है, लोगों के घर से मटेरियल लाके, जिनके मकान टूटते हैं उनका मटेरियल लाके यहाँ भराव करना पड़ता है हमें। और यहाँ कोई रिक्शे वाला नहीं आ सकता, बाइकें पलट जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ पर रोड पे चलने लायक ही नहीं है रोड। ऐसी कोई घटना घटी है जो मतलब आपके सामने घटी है, जो पानी होने के बहने के बाद मौजूद? क्यों नहीं घटी जी, यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ पलट जाती हैं, बाइक वाले आते, बच्चे आते बाइक लेके, वो पलट जाते हैं यहाँ पर। आपने कितनी बार मैम डीसी को कंप्लेंट दी है बताइए मुझे पहले? हमने 6 से 7 बार कंप्लेंट दे दी है, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने दी थी और जो असिस्टेंट डीसी थे वो हमारे साथ आए भी थे, उन्होंने यहाँ का पूरा मुआवजा भी किया था। उन्होंने कहा कि हम ये गड्ढा भी बंद करवा देंगे जिससे गाड़ी पलट जाती है। हमने उनको दिखाया भी, फैक्ट दिखाया। स्कूल में भी लेकर गए, स्कूल में भी दिक्कत आ रही थी, हमने स्कूल में भी विजिट करवाई, उन्होंने कहा हम कर देंगे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम। तमाम दिक्कतें हैं यहाँ पे। एक महिला जो मतलब इतनी परेशान है, यहाँ पे छोटे जो बच्चे भी दिक्कत है, क्योंकि रोड की ऐसी, ये रोड ऐसा है कि यहाँ पे 3-3 फुट पानी भर जाता है। और क्योंकि रोड इनके मकान स्कूल जाने वाले में दिक्कत हो जाती है। कई बार मतलब कई महिलाएं इतनी परेशान, इतनी ज़्यादा दिक्कत है इनका। मैम का घर तो सामने। मैम ये बताइए, कभी आपकी यहाँ से मतलब कोई नुकसान हुआ है आपका? ये बताइए। बहुत नुकसान
बहन बच्चे स्कूल के बच्चे गिरते पड़ते निकलते हैं, उनके सूच वूच सब गीले हो जाते हैं, बत्ते बदल बदल के जाते हुए बेचारे बच्चे गिर जाते हैं। मच्छर इतनी गंदगी बहती है, लैट्रिन बाथरूम सब ऊपर बहता है। जो बच्चे स्कूल जाने वाले पेपर भी चलते हैं, जब भी बड़े मुश्किलों से बच्चे कैसे कैसे पार पार करके इतने इतने मोजे जुराब उनके सब गीले हो जाते हैं यहाँ पर। मतलब इनका कहना है स्कूल के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं इनके इस रोड पे इतनी बुरी हालत हो जाती है, 3-3 फुट पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी भी इन्होंने कई बार एमसीडी में कंप्लेंट करी, एमसीडी के कर्मचारी भी आए थे और डीडीए भी कर्मचारी आए थे। उनका ये कहना है कि ये रोड जो डीडीए के अंडर में, डीडीए वाले कहते हैं एमसीडी के अंडर में, तमाम जो बातें हैं वो मतलब इधर उधर की बात टाल के मतलब एक दूसरे पे काम टालते हैं। मतलब तमाम जो दिक्कतें हैं ये सभी महिला, कई बार ये डीसी ऑफिस में 20-25 महिला कंप्लेंट लेके भी गई थी, उनकी डीसी ने कंप्लेंट सुनी भी थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैम ये कहना ना? हाँ जी, ये कहना है क्योंकि हम लोग ना 2022 में भी गए थे और 23 में भी गए और लगातार हम लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ की सड़क बनाइए। तो वो ये कहते हैं कि डीडीए के अंडर में आता है, डीडीए वाले कहते हैं कि एमसीडी के अंडर में आता है, और हम यहाँ पे फंस गए हैं। कोई कहता है शरद चौहान करेगा, कोई कहता है हंसराज करेंगे। अरे जो प्रतिनिधि चुना है दोनों में से कोई तो करो, आपको प्रजा का भला करना है, आप हमारा भला तो करो, सड़क तो ठीक कराओ। आप सड़क क्यों नहीं बनवा रहे? आप ये देख लो कि सभी काफी पॉकेट्स ऐसे हैं जिनमें गेट लग गए होंगे, लेकिन आप इस इलाके को देखोगे ना तो यहाँ पे गेट लगे, ना सड़कें बनी है, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है जो मतलब दायरे में आता हो गवर्नमेंट के। बस दो ही उसमें हट गया, या तो वो के जरिए तो बाजा पे बैठते हैं, हमारे जरिए तो ओहदों पे बैठते हैं, हमारे जरिए कुर्सियों पे बैठते हैं, हमारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते? फिर जब जाओ तो मतलब कोई मतलब ही नहीं, हम लोगों से बात भी नहीं करते सीधे मुंह। तुमसे ये बात कितनी बार आप शरद चौहान के ऑफिस में कितनी बार गए? कितनी बार 20-25 औरतें लेके गए इकट्ठे होकर? उन्होंने क्या आश्वासन दिया है बताइए मुझे? ये बताओ क्या दिया उन्होंने? हो जाएगा कहते हैं। हो जाएगा जी, होगा ये काम। चौहान के ऑफिस में मैं अभी पिछले महीने की मतलब 27-28 तारीख को मैं गई थी फरवरी में, ठीक है। वहाँ पे जब मैं गई तो मैंने वहाँ पे जब बात रखी तो उन्होंने, शरद चौहान तो मिलते नहीं है, उनके जो पीए वगैरह मिलते हैं, अब्दुल्ला जी हैं, वो लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं जी हमने तो हमारे अंडर में नहीं है जी, वो डीडीए वाले करेंगे, ये शरद चौहान जी के अंडर में नहीं आता। फिर वो किसके अंडर में आता है? हंसराज जी के पास रोहिणी चले जाओ तो वो वहाँ पे ऑफिस में नहीं मिलते, तो हम कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएं? हम मुनीम जी का बाग जाते हैं डीडीए के ऑफिस में, वो कहते हैं जी आला अधिकारी लिख करके देंगे तो हम काम करेंगे, नहीं आए आगे से नहीं आएगा तो हम कैसे करें? मतलब हरिश्चंद्र का हॉस्पिटल बन रहा है, पीडब्ल्यूडी बना रही है, डीडीए के प्रोजेक्ट के आते, बीजीसी के कंस्ट्रक्शन साइट काम कर रही है, सब जगह काम चल रहा है, लेकिन यहाँ इस जहाँ पे पुनर्वास बस्ती है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे जीवन यापन हो रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा है? वहाँ पे जमीन पर क्यों नहीं काम कर रही सरकार? यहाँ की तमाम महिला का कहना है कि मैंने आज तक शरद चौहान जी को नहीं देखा। वो इलेक्शन के टाइम पे एक बार आए थे वोट मांगने के लिए, हाथ जोड़ के उस टाइम उन्होंने वोट मांगी थी। वोट मांगने के जब वो जीते थे उसके बाद उन्होंने अभी तक यहाँ पे मतलब इस गली के अंदर इस रोड पे वो कभी नहीं आए। 5 साल उनको हो गए हैं। मतलब इनको आप लोग ये कहना है वो नहीं आई, यहाँ नहीं, हमने देखा ही नहीं है, शक्ल ही नहीं जानते उनकी है कैसी, कार्यक्रम जाने नहीं कभी जाएंगे कुछ सिक्योरिटी के साथ। तमाम जो दिक्कतें हैं कि महिला यहाँ पे इतनी परेशान है। मतलब एक रोड टूटे कम से 10 साल हो गया। आम आदमी की सरकार जो दिल्ली के अंदर चली हुई है और स्टेट केजरीवाल जो सरकार वो अपना दावा ये कहती है कि मैंने दिल्ली के अंदर तमाम रोड गली सब कुछ भरा हुआ है, मतलब सब कुछ बनवा रखा है, मतलब उनका ये कहना। तो मैडम ये बताइए आपको कितनी दिक्कत हो रही है, ये बताइए मुझे पहले। दिक्कतें तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं सड़कों को, मतलब एक मुद्दा सड़क ही मत रखिए आप, जो भी सरकार जो भी करंट सरकार है, जो भी बैठी हुई सरकार है, वो जितने भी वादे करिए, जो फ्री का वादा है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि फ्री। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं मेरे को एलजी साहब करने नहीं दे रहे काम। एलजी कैसे नहीं करने दे रहे? जब आपके आलीशान बंगले बन सकते हैं, आलीशान बंगलों के लिए बजट पास हो सकता है, तो सड़क हमारे जमीन पर सड़कें क्यों नहीं बन सकती? आपका मतलब आप कई करोड़ का मतलब वो कर सकते हैं। शराब के लिए आप मतलब एक पर एक फ्री कर सकते हैं, तो जो शराब का जो बजट निकला वो सड़कों पे लगा दो, गरीबों के मतलब उस भले के लिए कर दो, स्लम एरिया को अच्छे दे दो, अच्छी एजुकेशन के लिए कर दीजिए। लेकिन महिलाओं के लिए आटे पे आटा फ्री नहीं करा, राशन फ्री नहीं करा कि 10 किलो पर 10 किलो फ्री लेकर जाओ, तेल अगर 1 किलो है तो उस पर 2 किलो फालतू मिले, ये नहीं करा। दारू मिली जिससे घर बर्बाद हो रहे हैं, शराब करते आदमी, लड़ाई झगड़े करते, बच्चों के साथ मारा पीटी करते हैं, एक के साथ जब एक डबल दारू मिलेगी उन्हें। अभी केजरीवाल का भी जो बजट पास हुआ था 10 मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो महिलाएं मेरी माताएं बहनें वो दिल्ली के बसों में फ्री सेवा करती है। फ्री सेवा के बाद उनको 1000 रुपए दिया गया, उसके बारे में क्या कहोगे आप, ये बताइए। 1000 रुपए दिए गए? अभी 1000 रुपए का जो प्लान चला है अभी तो है ही नहीं, अभी चला है। अभी सरकार ने जो बोला है, आतिशी जी ने जो बोला है कि भाई जैसे आम आदमी पार्टी आती है तो 1000 रुपए मतलब उनको देगी, हर महिला को देगी। क्या वो पेंशन देगी
बनेगी, क्योंकि 60 साल वालों की तो पेंशन नहीं बन रही है। जो 60 साल की महिलाएं होगी उनको तो पेंशन नहीं मिल रही है, उनको तो मिलनी चाहिए ना। जो सिंगल महिला है, जिनके पास क्या कहते हैं कोर्ट का कोई प्रूफ नहीं है, डाइवोर्स का कोई प्रूफ नहीं है, जिसके पास डीडी कंप्लेंट नहीं है कि मेरा पति छोड़कर चला गया, उस महिला को पेंशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और आप 1000 रुपये देने की बात करें, आप किस आधार पर, किस बेस पर आप 1000 रुपये देने की बात करें? फिर आप कहते हो कि 18 साल से ऊपर के लेकर के हम 59 साल तक की महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। अगर नहीं दिए तो, आपकी सरकार नहीं आई तो, आप वादे ऐसे करिए ना जो कर सकते हैं। ठीक है, बस फ्री है, लेकिन आप बस में सही मायने में महिलाएं जब बस पे स्टैंड पे खड़ी होती है ना, तो बस वाले बस भी नहीं रोकते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, और कई बार कंप्लेंट भी करनी पड़ती है। अभी मैं आई हूँ NIT से, मैं वहाँ पे खड़ी रही, 10 बसें निकल गई, बाद में मेरे को ऑटो करके आना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि बस नहीं रुकी। कहने का ही है कि मतलब हाँ, बस मतलब फ्री चल रही है, जो बैठ गया, लेकिन एक बार पैक होने के बाद वो बस फिर अपने गंतव्य पे ही जाके छोड़ेगी। मैम, दिल्ली सरकार तो ये कहती है हर स्टॉप पे बस रुकती है, उनकी कई बार कंप्लेंट भी हुई थी, ड्राइवर या ड्राइवर की कंप्लेंट हुई थी, पर वो मतलब वो कहते हैं कि भी सवारी चढ़ती है, क्योंकि कई बार महिला क्या करती हैं, वो चढ़ती है बसों के अंदर, चढ़ना उनको 1 किलोमीटर ही जाना है, पर फिर भी वो बस यूज करते हैं। उसके बारे में क्या कहोगे आप, ये बताइए। जब सरकार फ्री कर रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना पैदल चलने के लिए दिया है सरकार ने, तो 1 किलोमीटर ही चलेगी ना। अगर अस्पताल के लिए पॉकेट 13 से बस मिल रही है, हरिश्चंद्र हॉस्पिटल वहाँ पर है, नहीं है उस महिला के पास अगर पैसा, अगर वो बस में चढ़ गई और वहाँ से वहाँ पहुँच रही है, तो वहाँ के 10 रुपए के रिक्शा, तो वो अगर उसमें बैठ गई तो उसको, उनको वो चीज़ें भी देनी चाहिए ना। मतलब केजरीवाल जी को रिक्शा भी फ्री करनी चाहिए ना, ये बताओ। रिक्शा फ्री नहीं करे, हमारा तो ये कहना है कि फ्री तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमें फ्री करके हमें विकलांग बना रहे हैं, हमें अपाहिज बना रहे हैं। दिल्ली की जनता ये कह रही है, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि मतलब किराया फ्री कर दिया तो दिल्ली की जनता ये कह रही है कि भाई मेरे को फ्री, मतलब दिल्ली के लोगों का ये कहना, हमें फ्री की चीज लेने में आदत हो गई है। वही ना, हमें एक भिखारी बना दिया गया है कि आप हमें देते रहो, हम खाते रहेंगे। आप इस तरीके से मोटिवेट करिए ना कि क्या कहते हैं वो लोग डेवलप करें। ठीक है, वो इतना अर्न करें, बेरोजगार दे दो ना, रोजगार दे दो, महिला अपना किराया लगाएंगी। आप पूरा किराया मत फ्री करो, आप आधा कर दो, आधा कर दो। ठीक है, 1000 रुपए में, ये बता 1000 रुपए में होता क्या है? सिंपल से 1000 रुपए में क्या होता है? कुछ नहीं होता। 2500 की पेंशन नहीं मिल रही तो 1000 रुपए में होगा क्या? 1000 रुपए में आज मार्केट में चले जाओ, 440 का 10 किलो का आटा है। ठीक है, और क्या कहते हैं 150 रुपए का तेल है। आप सब 3 चीजें आप ले लो, चीनी ले लो 5 किलो, आप 1000 रुपए खत्म, तो आप क्या खाओगे? यहाँ तो वो हो रहा है कि ना तो हमारे पास क्या कहते हैं पहनने के लिए, ना खाने के लिए, और सरकार सिर्फ एक लालच और दे रही है कि 1000 रुपए का मतलब आप एक लालच में आकर फिर वोट कर दो। ये लालच दे दिया। मैम, क्या डायलॉग था मैडम, दोबारा बताना, क्या कह रहे थे? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसे छोड़ा मैं। मतलब केजरीवाल सरकार झूठे वादे करती है, बताइए। वादे तो उनका सच्चे भी नहीं उतरे, कहीं से कहीं वादे तो सच्चे भी नहीं उतरे। एक बस फ्री करने से कुछ नहीं होता, बिजली की अभी बस फ्री करने से कुछ नहीं होता। आपको मैं अपना बिल दिखा दूं, बिजली का 22,210 का बिल आया है, और हर महीने मेरा बिल इतना ही आता है, जबकि कहते हैं कि 200 यूनिट से कम का होना चाहिए। 200 यूनिट कम का भी बिल अगर आ रहा है तो बिल आ रहा है, तो 5-6 बार हमने सब्सिडी, क्या कहते हैं वो, सब्सिडी कराई, उसके बाद भी 600 का बिल केसर का, 700 का बिल। एक तो किराया मकान का दे रही मेरी बच्ची, और फिर उसने इतना वो भरा, ये बुक करने के बावजूद भी अभी 550 का बिल आ रखा लड़की का। दिल्ली की तमाम जो महिला है, वो चाहे वो देहाती एरिया की, चाहे गांव की, चाहे कॉलोनी की, तमाम जो महिला को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये रोड है, साफ सफाई है, पानी है, बिजली है, स्कूल है। स्कूल की भी इतनी गंदी हालत हो गई है। आप नालों की मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो नाले की बिल्कुल पानी बिल्कुल भरने के बाद रोडों पे पानी आता है। और मैडम से हम बात करते हैं, मैडम यहाँ की जो तमाम आप बीती वो बताएंगे। मैडम बताइए। देखिए, यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे दिन और रात एक दहशत का माहौल रहता है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे वैसे भराव हो जाता है, या कोई आके नाली साफ करके जाता है तो सारी तोड़ के चला जाता है, तो जो शाम को पानी आता है सप्लाई का वो सारा रोड पे आ जाता है। पीने का स्कूल की हालत क्या है, बताइए मुझे। स्कूल की हालत में वहाँ पे दीवार में क्रैक आ रहा है, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो दीवार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि वो सन 2000 में बनाई गई थी बिल्डिंग। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया था, और वो अभी क्या है कि उसको रिपेयर मांग रहा है, तो रिपेयर का उन्होंने कहा कि हमने बजट दे रखा है। दूसरा, वहाँ पे ना एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे क्या कहते हैं पौधे नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वहाँ पे दीमक लगी हुई है, और दीमक लगने के कारण से क्या कहते हैं वहाँ पे कोई भी पौधा नहीं हो सकता। तो जो हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले कल में कि भाई हरित क्रांति क्षेत्र होना चाहिए, हरित क्रांति क्षेत्र में क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ना भी चाहिए, तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, और इस बारे में भी मैंने प्रिंसिपल से बात करी थी। ठीक है, इसके बाद हम जब देखते हैं कि सड़कें, तो हम आपको बता ही रहे हैं सड़कों के अलावा, बल्कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए। यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं लागू होता। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ पर नहीं है,
है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए कि अस्पताल हरिश्चंद्र बना हुआ मैं है। आपकी बात रोकना चाहूँगा, मतलब केजरीवाल जी का कहना है मोहल्ला क्लिनिक नरेला के अंदर 4 है, बताइए कहाँ है बताइए। एक तो मेरी नज़र में आया, वो आया साफियाबाद मोड़ वाला, बाकी 4 तो मुझे नहीं पता कि 4 कहाँ पर अनाज मंडी है ना, जो वहाँ पर है। उसके अलावा मैंने क्या कहते हैं, वहाँ पर हम एक दो बार गए भी लोगों को लेने के लिए, तो उधर भी उन्होंने टाइम दे दिया कि भाई इतना लंबा टाइम, 1-1.5 महीने का टाइम वहाँ पर भी मिलता है। जब 1-1.5 महीने का टाइम वहाँ पे मिल रहा है तो हरिश्चंद्र में भी 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है ना। अगर FNAC किसी को जांच करवानी है तो वो टाइम तो वहाँ पर भी दे रहे हैं, 10 दिन का 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो फिर हम इतनी दूर क्यों जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक पर फ्री है तो फ्री नहीं है, वो चीज़ एक लिमिटेशन है। आप उस लिमिटेशन के दायरे में आप काम करें तो ठीक है, नहीं तो क्या कुछ भी फ्री नहीं है। आपको बाहर से भी लिख देते हैं कि आपसे बाहर से ले लो, वो एक टाइम, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करके डिस्पेंसरी बनी है पॉकेट 5 में। डिस्पेंसरी बेहतर है, मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर डिस्पेंसरी है। ये डिस्पेंसरी वाले अच्छी दवाई देते हैं, ना कि क्या आते मोहल्ला क्लिनिक वाले, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करके वो दिखावा कि हाथी के दांत दिखाने ही कुछ हो रहा है, खाने ही कुछ हो रहा है। तो यही वाला हाल क्या आता है केजरीवाल सरकार का है। मतलब केजरीवाल जितने भी वादे करते हैं झूठे होते हैं। अभी देखो हरिश्चंद्र अस्पताल में इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, आप CT स्कैन नहीं करवा सकते, MRI नहीं करवा सकते, कोई एक्सीडेंटल हो जाए तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, रेफर कर देते, आप सीधा रेफर कर रहे हो। रेफरल के दौरान कितने हादसे हो जाते हैं, कितने लोग डेथ कर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें सरकार को नहीं समझ। इतने बड़े एरिया के अंदर नॉर्थ वेस्ट के अंदर, हमारा आउटर नॉर्थ है, इतना बड़ा अस्पताल है जहाँ पे लोकल एरिया हमारे पास हरियाणा जो हमारी स्टेट है वो भी यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं हमारे पास इलाज के लिए, तो वहाँ पे तो कम से कम सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। इनको वहाँ पे पहला डिलीवरी नहीं लेंगे, सर्जरी वाला डिलीवरी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे भाई, अस्पताल खोला है तो आप दो ना फैसिलिटीज़। आपने क्या आते हेल्प सेंटर वो बना रखे है कि अस्पताल में हमारा एक मुखिया है, जो आपको कोई समस्या हो तो आप उनसे बात करो। आप उनसे बात करोगे तो साफ क्या बोलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है जी, एक डिस्पेंसरी टाइप में चल रहा है। तो डिस्पेंसरी ही क्यों चल रहा है, पिछले इतने सालों से डिस्पेंसरी क्यों चल रहा है। डिस्पेंसरी जब पहले सरकार थी वो भी डिस्पेंसरी चला रही थी, लेकिन वो करने प्रयास तो कर रही थी, लेकिन अभी आप कह रहे हो वही चीज़ें चल रही हैं। केजरीवाल सरकार तो ये कहती है दिल्ली के जितने भी तमाम वो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वो सब बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। और जो भी आप हॉस्पिटल के बारे में, जिस हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं आप, वो कह रहे हैं हॉस्पिटल में कुछ ऐसी सुविधा नहीं है। हरिश्चंद्र अस्पताल में नहीं है, सिर्फ एक खून की जांच जरूर होती होगी, लेकिन बाकी तो क्या आते ना तो अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन, MRI कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें हैं। कुछ मैम ये बताइए आप कितनी नाम क्या आपका, ये बताइए। नीलम। नीलम जी ये बताइए आप कितनी बार हॉस्पिटल में गए हो, आप ये बताइए। मैं बहुत बार गई, मेरा इलाज ही वहीं से चल रहा है। मेरे को BP की शिकायत है और हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरा वहीं से इलाज चल रहा है। बस दवाइयाँ दे देते हैं, BP की गोली दे देते हैं और कैल्शियम की दे देते हैं, बस 1-2 टैबलेट दे देते हैं, पत्ते बस। तो बाहर लिख देते हैं, ये बाहर कराओ। अगर जांच ऊँच करवाने के लिए तो कहाँ पर रेफर करते हैं आपको, ये बताइए मुझे। जांच के प्राइवेट करवाओ, LNGP करते हैं या अम्बेडकर में करते हैं जांच के लिए, और या फिर क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब नीडी हुआ तो सफदरजंग के लिए मतलब बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाकर, या RML, ठीक है, यहाँ पर वो रेफरल करते हैं। आप ना ये न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, दिमागी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, यहाँ से भी क्या आते हैं रेफरल वहाँ पर करते हैं। अगर किसी को ब्रेन अटैक हुआ तो सीधा या तो GB पंथ में जाओ, पंथ में क्या आते हैं कुछ लिमिटेशन होती है, वहाँ पे वो एडमिशन लेंगे नहीं। RML में जाओ तो वहाँ पे बिल्कुल इतनी फुल कंडीशन चल रही होती है। दिल्ली सरकार की तमाम जो कंप्लेंट है, दिल्ली सरकार इतना मतलब दावा जो ठोकती है दिल्ली के अंदर, वो कहती है कि भाई हमने तमाम, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो तमाम जो चीज़ें हैं, मतलब इस दिल्ली के अंदर, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया नरेला का एरिया है, नरेला में ऐसी कोई चीज़ की सुविधा नहीं दे रखी है दिल्ली सरकार ने। बिल्कुल यहाँ के जो लोग इतने परेशान हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग आदमी है, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसीम। अच्छा मोहम्मद वसीम जी, ये बताइए आपको कितनी दिक्कत हो रही है, आपको ये बताइए यहाँ पे। यह जो है MCD वाला कोई काम नहीं करता है। MCD वाले को अगर कहता हूँ तो ये कहता है कि मेरे पास आदमी नहीं है। अच्छा हाँ, और नहीं मिल रही हमें। ये जो है नाली एकदम बिल्कुल जाम चल रही है और सफाई करने के लिए आता नहीं है। यही यहाँ प्रोग्राम है MCD से। स्कूल के बारे में हम बच्चे से बात करते हैं। so, बेटा ये बताइए स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अभी बताइए। सर्वोदय बाल विद्यालय। स्कूल की सुविधा कैसी है पहले ये बताओ। ठीक है, स्कूल की सुविधा बिल्कुल ठीक है, टीचर वगैरह सही पढ़ाते हैं? सही पढ़ सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है। अच्छा सरकारी स्कूल की सुविधा अच्छी दे रखी है। हाँ अच्छी दे क्या रही बात। चलो किसी ने ये तो बोला कि भाई सरकारी स्कूल में सुविधा अच्छी है, पर जो तमाम जो दिक्कतें हैं यहाँ पर, बहुत सारी कंप्लेंट है। सबसे बड़ी मेन जो दिक्कत है गली है, गली की जो हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें। और यहाँ पे जो ये सबसे बड़ी परेशानी है, ये वो ज़मीन है जो कहती है DDA के अंदर में है। DDA वाले कई बार यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी जो बजट पास नहीं हुआ, यही कहना ना? हाँ यही कहना है उनका। कितनी बार आपके पास आए
जो ए और जे कितनी बार आई है बताइए? यही और हम खुद ही गए मिलने के लिए, लेकिन जो मतलब वो लोग यहाँ नहीं आए हैं? यहाँ पे नहीं आए, डीसी आए थे, डीसी हमारे असिस्टेंट डीसी आए थे, वो उन्होंने आके विजिट करा था एरिया का, उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूँ, लेकिन तब से लेकर के उस बात को कितने दिन हो गए बताइए मुझे? उस बात को एक साल हो गया। मतलब 1 साल में डीसी साहब खुद ही आए, यहाँ पे आए और खुद इन्होंने विजिट कर, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है? कोई नहीं था, क्योंकि हमने जब उनको ये बोला है कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम लोग मीडिया में जाएंगे, मीडिया से बात करेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है क्या कहते हैं हम तो वो सेम डे ही हमारे पास आ गए थे कि चलो ठीक है आप चलो फील्ड में हम आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सारा देखा, वो कहते हैं हाँ हो जाएगा। हमने जनता फ्लैट भी दिखाया कि देखो जनता फ्लैट के क्या हाल है, लेकिन वो कहते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कभी भी जनता फ्लैट कभी भी गिर सकता है और बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होगा, जैसे राजीव गांधी आवास योजना के तहत। मैं जनता फ्लैट की जो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बार जूम करके दिखाइए। ये जो हालत है जनता फ्लैट की, कभी भी मतलब जैसा एक बार जो कभी भी गिर सकती है, मतलब कभी गिर सकती है। छज्जे, ये जो डीडी फ्लैट के छज्जे हैं, कभी भी कहीं बैठा होता, कोई भी बच्चा खड़ा होता, गिर जाते हैं। टाँके वगैरह लगे थे। अभी किसी को चोट लगी है? कन्हैया के वो वगैरह। अभी उसका लंबू का नाती गिरा, चौथी मंजिल, वो टूटे हुए पड़े सारे। वो उनको चोट लगी, मतलब बच गया मरते मरते। डीडी फ्लैट की वजह से उनको चोट लगी? जी, ये देखिए ना, आप खुद देखिए सामने सारा। कब कौन से साल में डीडी फ्लैट बने थे बेटा? ये तो 2000 में बने थे, ये है ना? 2005 में स्टार्ट हुए थे, 5 में हुए थे, नहीं 5 में स्टार्ट हुए थे बनने। कोई रिपेयर नहीं हुआ अभी तक? उसके बाद अभी तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुए कोई। कभी रिपेयर 20 साल हो गए इसको बने हुए। जैसे कोई फ्लैट खरीद लेता है तो वो खुद अपनी रिपेयरिंग, अपने फ्लैट की रिपेयरिंग, मतलब डीडी फ्लैट कोई खरीदता भी तो वो खुद रिपेयरिंग करवाता है? खुद रिपेयरिंग करवाते हैं वो। अच्छा, जो भी खरीदता है वो खुद ही रिपेयरिंग करवाते हैं। मैम ये बताइए, जो डीडी फ्लैट में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो कभी कंप्लेंट वगैरह नहीं करते क्या? करते हैं, बहुत कई बार कंप्लेंट करिए, गई कई हुई है, बार। बहुत सारी कंप्लेंट गई हुई है। कई लोग जिन्होंने खरीदा है वो लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि उनको दिक्कतें हो रही हैं, और जिन्होंने नहीं खरीदा, जो किराए पे रह रहे हैं, उनको वो कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम कंप्लेंट करेंगे तो कहीं मकान मालिक निकाल ना दे, तो उनको ये भी डर रहता है। तो ये भी बड़ी कह देते हैं अगर ये टूट फूट रहा है तो आप खाली कर दो। तो ये चीज़ें तमाम जो दिक्कतें नरेला में है, और जो दिक्कत है सबसे बड़ी है जो डीडीए की ज़मीन है, मतलब जो डीडीए की ज़मीन है। मेरे साथ तमाम जो फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद है। ये बताइए भाई, क्या नाम है आपका? तालिब जी, बताइए आपके वहाँ पे कुछ आप बता रहे थे मुझे। ये रोड है, ये रोड कभी नहीं बना, ना ये बनता है। इसकी कई बार वीडियो जा चुकी है, कभी नहीं बना। कितनी उम्र हो गई आपकी? मतलब कब से आपने देखा रोड नहीं बना? ये रोड देख लिया मैंने, कम से कम 18-19 साल हो गए मेरे को देखते देखते। 20 साल उम्र है मेरी। मैंने जब से 2 साल से ही देख रहा हूँ ये रोड। जब मैं 2 साल का था जब से ही ये रोड ऐसे कैसे ही है, आज तक रोड नहीं बनाई है। यहाँ पर जब भी जो भी करवाते अपना, भगवान जी की मूर्ति रखते, कुछ भी काम करवाते हैं तो सारा हम अपना भराव करते हैं, कहीं कहीं से मिट्टी उठा के लेके आते हैं, करते हैं। ना कोई पार्क बनता है, ना कोई पार्क की सुविधा है। जितनी भी कंप्लेंट करो कुछ नहीं होता। मतलब एमसीडी बिल्कुल सुनवाई नहीं करती कंप्लेंट? सुनता है एमसीडी में, यहाँ पर रहेंगे, उनको जाके बोलो नाले के लिए, ना नाला साफ करते, बोलते हैं एमसीडी वाले सफाई करने आते हैं यहाँ पे? नहीं आते एमसीडी वाले सफाई करने बिल्कुल भी। उनको जाके भी बोलते हैं ऑफिस में तो वो ये बोलते हैं कि हमारी पार्टी वहाँ गई है, वहाँ गई है। बाहर सब जगह करवा देते हैं, मेन रोड पे, बाकी इधर कॉलोनी में कोई काम नहीं होता। तमाम दिक्कत आई। हम एक अंकल जी से बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हो आपका? सतपाल जी, क्या नाम? सतपाल जी, बताइए आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? 20-24 साल हो गए। अच्छा, 24 साल हो गए। आप ये बताइए कि इस कॉलोनी के अंदर कितनी दिक्कत आ रही है, बताइए। सारी साफ सफाई बहुत कम होती है, नाली वाली भरी पड़ी है, बदबू उठती है ना, गैस बनी पड़ी नालियों में। अगर माचिस मार दो ना इसमें तो आग लग जाती है। मतलब ऐसी मतलब गंद आ रही है, अगर माचिस की तिल्ली जला ले तो एकदम भयंकर आग लग जाएगी। लगती है अभी हमें अभी आपको ही दिखाते लगा के, इतना बुरा हाल है। सड़कें तो जब से केजरीवाल साहब बैठे जब से तो ये केजरीवाल सरकार को तो दावा ही है कि भी हमने तमाम रोड चमका रखे हैं। हाँ देख लो ना आप, चमका रखे। केजरीवाल सरकार झूठ बोल रही है। हाँ 10 साल से बैठा, कुछ काम नहीं हुआ। एमएलए शरद चौहान जी कभी आते हैं यहाँ पे? नहीं कभी नहीं आता, वो कभी नहीं आता। अभी वोट भी पब्लिक वोट भी उसी को दे देती है, तब भी कुछ काम नहीं होता। ये नगर निगम के जो 4 सदस्य थे वो भी बन गए, उसकी पूरी सीट इसको, तब भी यहाँ कुछ नहीं काम करा उसने। अभी तक भी आके देखता ही नहीं कोई। देखो क्या हाल हो रहा है रोड का इसका। अब रोड की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कैसा रोड है और किस बहुत बुरी तरह। अगर बारिश के टाइम पे 3-3 फुट पानी भर जाता है, मतलब लोगों को 3-3 फुट पानी भर जाता है, लोगों का ये कहना है। ये बताइए सर। पानी भर जाता है और फिर एक बार ही गाड़ी से निकाला उन्होंने यहाँ से पानी, इतना पानी हो गया। पानी इतना भर जाता है कि बरसात में निकलने वाले वहाँ तक पानी भर जाता है, वहाँ से वहाँ तक पानी। तमाम जो दिक्कतें हैं और हमें साथ अभी और भी महिला उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा
आने वाली अभी लोकसभा के इलेक्शन होने वाला है दिल्ली के अंदर, तो ये बताइए किसको आप मतलब किसका चेहरा देखना चाहोगे, बताइए मुझे पहले। देखिए हम तो ये देख जो हमारे लिए काम करे, जो ठीक है। अभी ओवरऑल हमने देखा कि 15 साल के अंदर जितनी भी सरकार आई उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, तो हम चाहेंगे क्या आते हैं सरकार। आपके लिए सबसे बेस्ट सरकार कौन सी जो आपके उसमें काम किया, बताइए मुझे। देखिए अगर हम लोग देखें, अगर बेस्ट सरकार अगर हम देखें तो क्योंकि जिसने बसाया हमें वो कांग्रेस थी, अगर कांग्रेस नहीं होती शिक्षा मतलब शीला दीक्षित के टाइम पे ये मतलब कॉलोनी उस समय ये कॉलोनी आई थी और उसी दौरान विकास भी हुआ था। हरिशन अस्पताल भी शीला दीक्षित की ही देन थी, जो उसने उसका धरोहर संभाली, ठीक है। हाँ, जुग्गी आने के बाद बना वो 2002 से स्टार्ट हुआ था वो, ठीक है। शीला दीक्षित ने खुद उसका अपने करा था कि हाँ ठीक है मैं वो उद्घाटन कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद जितना भी काम हुआ कांग्रेस की सरकार में, जो एक्शन प्लान तैयार हुआ कांग्रेस की सरकार में हुआ, लेकिन अभी जो क्या कहते हैं जो आई सरकार है इनके एक्शन प्लान समझ में नहीं आ रहे और ना ये ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो देखो हम ये नहीं कहते, हम ये चाहते कि सरकार बदलती रहनी चाहिए। अगर मान लो अभी आप कह रहे थे कि शरद चौहान का मैंने आज तक फेस नहीं देखा, उन्होंने कभी मतलब कभी आपने फेस देखा नहीं? हम लोगों ने फेस नहीं देखा, एक ही बार देखा था जो अंदर आए थे हाथ जोड़ के जब इलेक्शन हुए थे, जब 2012 के इलेक्शन हुए थे, 2012 के जब पहली बार देखा था उनको, पहली और आखिरी बारी समझ लो। आज तक कभी नहीं देखा। कुछ पेंशन वेंशन के कागज हो गए थे कि उनके पास जाओ, उन्होंने कहा अलीपुर बैठते हैं, अलीपुर में गए तो उन्होंने कहा भोरगढ़ बैठते हैं, तो मैं ये रिक्शे के पैसे खर्च कर करके हम तो घर में बैठ गए। अच्छा, तमाम जो दिक्कतें हैं यहाँ पर, एक ऐसी सरकार चुनी थी इन्होंने, पहले जो चुनी थी उसका पछतावा हो रहा है मैम, ये बताइए। देखो पछतावा तो ये होता है कि देखो जब लोग क्या कहते हैं खुद ही मूल्यांकन करने लगे हैं, ज़मीन पर देखें तो हम देखें मूल्यांकन तो अपने आप ही होता, कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आज जो कुछ भी देन है वो कहीं ना कहीं किसी वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर क्या कहते हैं हम आज की सरकार देखें, अगर वो वादे पर खरी उतरती है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 साल से तो वादे किए थे उन्होंने, नहीं हो पा रहा ना, हम नहीं हो पा रहा। देखो अभी बात कर रहे हैं कि हर घर राशन होना चाहिए, घर घर राशन की बात कर रहे हैं ना आप, ये कह रहे हैं कि एक नागरिक और एक राशन, लेकिन वो राशन उन लोगों को मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड बने हुए हैं। लेकिन ऐसे प्रवासी मजदूर भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर, अगर कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, जिनके पास राशन कार्ड गाँव में, वो गाँव में राशन नहीं ले पा रहे, लेकिन काम के लिए दिल्ली आए हुए हैं, तो उनको राशन तो दिल्ली में मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले जन्म से ही दिल्ली में है लेकिन उनका राशन कार्ड ही नहीं बना है, राशन कार्ड ही नहीं बन रहे। कोरोना काल में मैडम उन्होंने भेदभाव कुछ नहीं करा था, उन्होंने तमाम जो दिक्कतें उन्होंने मतलब राशन पानी खाना पीना सब कुछ नहीं ये सब कहते ना कहते जाओ कुछ भी करते जाओ कि राशन बट रहा है। राशन उन लोगों को बट रहा था जिनके पास राशन कार्ड थे, अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ कहते जो सामाजिक दल थे, जो सामाजिक संस्थाएं थी, उन लोगों ने ज़रूर राशन बांटा, हमारी संस्था ने राशन बांटा, हम नहीं बोलेंगे कि हमारी संस्था ने राशन नहीं बांटा, संस्थाएं निकल कर आई और उन्होंने राशन बांटा। लेकिन सरकार की तरफ से ये हुआ कि भाई आप क्या थे कोरोना काल में। अच्छा, आप क्या कहते हैं मैडम? कुछ ज्यादा पैसे वाला बना रखा उन्होंने दिया। मैं कुछ कहने गई थी, मैं भूल गई जो मैं कहने जा रही थी। कुछ कह रहे थे अभी, सच्ची में मैं भूल गई थी। कोरोना काल में सरकार ने राशन देने से पहले सोशल डिस्टेंस की बात करी थी कि सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 2 फुट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन जब राशन देने 2 फुट की दूरी मास्क है जरूरी, मास्क है जरूरी, उन्होंने ये कहा था। लेकिन जब उन्होंने राशन देने की बारी करी तो राशन देने के टाइम पे क्या आते हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंस नहीं देखा, उन्होंने प्लान नहीं तैयार करा कि कैसे राशन बांटा जाएगा, कैसे दिया जाएगा। वहाँ पे इतनी भीड़ होती थी कि लोग सुबह 4 बजे जाकर बैठ जाते थे, लेकिन उनको राशन नंबर में नंबर नहीं आता था, इतनी स्थिति खराब हो गई थी। तो वो लोग क्या कहते हैं बहुत परेशान हो रहे थे, बुजुर्ग लोग तो बहुत परेशान हो रहे थे, जिसके परिवार में अगर फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा, आई कांटेक्ट आई लेंस नहीं मिल रहा, रेटिना नहीं मिल रहा, तो उनको राशन नहीं मिलेगा। उसका राशन कहाँ जा रहा है? ऐसे भी हमने क्या कंप्लेंट दर्ज करवाई कि क्या है भाई आप इनको राशन तो दो, अगर इनका राशन कार्ड है, नहीं फिंगरप्रिंट आ रहा, लेकिन राशन कार्ड में चेहरा दिख रहा है, नाम दिख रहा है ना, आप दीजिए ना राशन, क्यों नहीं दे रहे आप राशन? इनका तो अधिकार है, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि पूरे 26 दिन जो है, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप क्या कहते हैं 26 दिन पूरा राशन बांटेंगे और 4 दिन आप छुट्टी कर सकते हैं, और वो भी सुबह 9 से लेकर के शाम को 7 बजे तक बांटेंगे, और लंच टाइम का जो ब्रेक होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पे पूरे दिन नहीं, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही राशन बंटना था, जिसमें भीड़ भगदड़ और भीड़ होती थी। तो आपको राशन मिला था मैडम? मिलता है, लेकिन बहुत परेशानी से मिलता है, बहुत भीड़ में उठाना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी राशन लेने के टाइम पे? बहुत लंबी लाइनें बहुत लंबी लाइनें लगाना पड़ता है, और मतलब दूर दूर खड़े होकर के भी घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं और खड़े होते होते चक्कर आ जाता था।
मैम तमाम जो दिक्कतें यहाँ पे इस कॉलोनी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, और दिक्कत मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। नाली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे यहाँ पे रहने की सुविधा हो, हर चीज़ की गंदगी सबसे ज़्यादा भरी हुई है। क्योंकि जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, चाहे कैसे भी है, पर एक इंसान रहते हैं यहाँ पे। इन लोगों मतलब सरकार का ये कहना है, मतलब सरकार इस तरह बिल्कुल मतलब देख नहीं रही है भी क्या है। एक बात और भी कहनी थी कि जैसे कि क्या होता है, कोई मेयर राउंड लगा रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति राउंड लगा रहा है जो अधिकारी है, जो तो वहाँ पे क्या होता है, जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको उस दिन उनकी रेहड़ी नहीं लगती है, सुबह रेहड़ी हटा देते हैं कि भी कोई रेहड़ी नहीं लगाई। एमसीडी वाले आते हैं अगर तुमने रेहड़ी लगा ली और मैडम आ गई यहाँ पे तो आपकी रेहड़ी जब्त कर ली जाएगी, आपका पूरा माल जब्त कर लिया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी दहशत होती है जब कोई आला अधिकारी आ रहे, अरे आप आओ तो उन रेहड़ी पटरी वालों से ही पूछो ना कि आपको समस्या क्या है। जितने भी आजकल साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, रेहड़ी पटरी के साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, उनमें आप देखिए वहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं है। महिलाएं भी कोई सब्जी बेच रही है, कोई कपड़ा बेच रही है, कोई बर्तन बेच रही है, तो किसी भी बाजार में साप्ताहिक बाजार में आप चले जाइए, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई। जबकि गवर्नमेंट के आते रेहड़ी पटरी के लिए कानून पास हो गया 2014 में, लेकिन अभी तक इस साप्ताहिक बाजार के लिए शौचालय नहीं है। तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? महिलाओं को तब भी दहशत होती है बाजार में। आपकी कॉलोनी में ये बता कहीं शौचालय बना हुआ है? यहाँ पे शौचालय है, 2 शौचालय है, एक ग्याधर का एक यहाँ पे है हमारे पास, और एक पीछे शौचालय है। ये 2 शौचालय हमारे पास 1500 के पास में है और एक है 1100 के पास में। 2 शौचालय, एक शौचालय हमारा एमसीडी ऑफिस के बगल में था 3, तो वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो चालू नहीं है। क्योंकि अभी लोगों ने अपने घर में ही शौचालय बना लिए, क्योंकि जब वहाँ पे शौचालय में जाते थे तो वहाँ पे शौचालय के दरवाजे टूटे हुए होते थे, सफाई नहीं होती थी, और वहाँ पे रात को क्या आते जो यही नहीं, आप स्कूल के बगल में देखो, एमसीडी का स्कूल है, 5वीं क्लास तक का स्कूल है, वहाँ के बगल में जो बिल्डिंग है वहाँ पे सारे स्मैकी वगैरह, चरसी वगैरह सब मिलेंगे, और रोज रात को वहाँ पे कोई ना कोई हादसे जरूर होते हैं। तो वहाँ पे कौन बोलेगा? जब हम सरकार को बोलते सर कोई सुन के राजी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए ना कि भाई शौचालय भी व्यवस्थित करें, जो कॉलोनी के शौचालय उनको भी मेंटेन करें, और जो ये जो सीवर लाइन डाली है इसको भी मेंटेन करें, इसकी भी सफाई करवाएं। अब उनके शौचालय में पूरा मतलब जो सीवर लाइनों से पूरी मिट्टी भर गई है, लेकिन अब उसके लिए भी उनको प्राइवेट बुला करके सफाई करवानी पड़ी, जो कि क्या आते सरकार को चाहिए कि वो खुद आके एमसीडी वालों को आगे सफाई करके जानी चाहिए थी सीवर लाइन की, लेकिन वो सीवर लाइन की वैसे सफाई कब से नहीं हो रही है मैम, ये बताइए सीवर की? हमारी गली में तो नाली भी साफ नहीं हो रही, कम से कम। क्या नाम है आपका? साहिबा। अच्छा ये बता क्या कह रहे थे आप? जी ये कहना चाह रही हूँ, हमारी गली में इतनी नाली जाम हो रही कि वो कोई भी नहीं आ रहा। अगर मैं बोलती भी हूँ नहीं तो कोई आ ही नहीं रहा नाली साफ करने के लिए। अब पूरी नाली एमसीडी के कर्मचारी तो ये कहते हैं हम तमाम जो सफाई करके जाते हैं वो मतलब झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब? नहीं जी, अभी तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अभी दिखा देंगे। पूरी नाली शुरू से आखिर लो भरी पड़ी पूरी नाली। और जब बोलती हूँ ना उनसे कि भैया हमारी ये नाली साफ कर दो, उनके हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब तनख्वाह लेने के टाइम होते हैं उनके पास? हाँ, तो हम ये बोलते हैं कि तुम उनसे पैसे क्यों लो, मुझे लगा दो, मैं पैसे खुद ही ले लूँगी, नाली भी मैं साफ कर दूँगी। मतलब तनख्वाह के लेने के टाइम पर तो तनख्वाह पहुंच जाती है, पर काम करने के टाइम वो काम चोरी करते हैं। मैडम ये बताइए। हाँ, अभी उनका ये कहना है, अभी हमारी कुछ हम लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने मजदूर जो एमसीडी के कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि हमारी काफ़ी समय से पेमेंट फंसी हुई है, अगर हम 6 बजे ना आए यहाँ पे ना लगे तो हमारा काम रुक जाता है, हमारे को निकाल दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ठेकेदारी प्रथा होने के कारण क्या आते बहुत बड़ा मतलब ये इशू भी है कि हर किसी को अपना डर लगा रहता है कि चल अगर तनख्वाह भी नहीं मिल रही बाद में मिलेगी, लेकिन क्या आते कम से कम लगे रहो। तो वो एक डर के, वो भी एक डर के साए में, उनके साथ भी एक फ्रेंडली व्यवहार नहीं हो रहा वहाँ पे उनके साथ, उनको भी मतलब दबाव में वो बेचारे काम कर रहे हैं, उनको मंथली जो तनख्वाह है वो नहीं मिल पा रही है, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी फिर उसी तरीके से काम कर रहे हैं ना, जैसे क्या आते चलो भाई एक बार झाड़ू लगा दी तो हो गया, नहीं तो क्या आते पड़ा तो पड़ा ही रहने दो। इस कॉलोनी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे साथ तो जो मैडम है परमजीत मैडम से हमसे लगातार बात कर रही हैं, लगातार जो यहाँ की जो स्थिति आप बीती बता रही है, और जो दिक्कत है सबसे बड़ी है, मैं आप जो लाइव तस्वीरें देखती है वर्धमान मॉल है, ये नरेला में, ये कौन सी जगह मैम ये बताइए? ये पॉकेट 11 सेक्टर A6 वर्धमान मॉल है, मनसा देवी रोड के पास में, और दिल्ली 40 है ये। यहाँ पे जो मॉल की आप बात कर रहे हैं, ये मॉल दवा और दारू इसके लिए फेमस है। आप पहले भी एक बार आपने मुद्दा उठाया था, इस बारे में आप क्या कहोगे? जी, मैंने जो मुद्दा उठाया था, मुझे था कि भाई केजरीवाल सरकार के आते बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि उसने कहा था कि 50 महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो हम ठेके बंद करवा देंगे। लेकिन मैं एक गुमनामी की ज़िंदगी में आ गई थी कि मुझे लगा कि 50 महिलाएं, हमने तो 100 से भी ज़्यादा महिलाएं, 200 300 500 महिलाएं कर दी थी, लेकिन क्या कहते वो जो केजरीवाल सरकार ने जो एक पर एक फ्री कर दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ कि और ज़्यादा यहाँ पे बिकने लगा है, क्योंकि जब सरकार ही ऐसे लोगों का फेवर कर रही है, यहाँ पे पूरे ठेके खुल गए, सरकार की तरफ से खुल गए सारे ठेके। अब यहाँ पे आप जाके आप भी बोल नहीं सकते। हाँ, जब मैं जाती हूँ, लोग मुझे बोलते तब मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे फिर वो बंद कर देते हैं। लेकिन कब तक सरकार और प्रशासन को जागना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए कि भाई हमको अपने एरिया में नहीं बिकवाना चाहिए। ये बताइए, अभी इस वक्त सरकार प्रशासन गलत है, सरकार गलत है? दोनों ही गलत है। किस मामले में मैडम? हर एक मामले में गलत है।
जी भी बताइए, जब दारू और दवा दोनों ही काम आते हैं, दारू काम उनके लिए आते हैं जो दारू के लिए काम करते हैं, जब उन्होंने एक के साथ एक फ्री बांटा तो वो ये बात सही थी गलत थी मैडम, ये बताइए। बहुत गलत थी, क्योंकि आप हमारी जो और मैंने सुना आपके साथ उस टाइम पंगा भी हुआ था। हाँ, मेरे साथ पंगा हुआ था, क्योंकि मैंने शराब के नशे के ऊपर क्या कहते हैं, मैंने आवाज़ उठाई और क्या कहते हैं, मैंने आवाज़ उठाई और आज मैं लड़ भी रही हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रही हूँ, आज ही मैं कोर्ट में जाती हूँ, धक्के खा रही हूँ, मेरे पास कोई सरकार नहीं आ रही, कोई प्रशासन। इंसाफ मिला वहाँ से? कोई मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अपने इंसाफ के लिए मुझे खुद लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी, गलती सरकार ने करी है। सरकार की गलती का खामियाजा हम जैसे लोग भुगतते हैं, जो ज़मीन पर गरीब लोग होते हैं ना, वो भुगतते हैं, उनके बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमको काम नहीं देता कोई। मैं आज कहीं नौकरी मांगने जाऊँ तो मुझे नौकरी कोई नहीं देगा। ये वो मैडम है जिसने एक शराब के ऊपर एक मतलब मुद्दा छेड़ा था, मतलब सवारी सुधारने के लिए, तो इनके साथ इतनी बड़ी बुरी हालत, इनके साथ मारा पीटा गया, इनके पास केस चला हुआ है। मैडम कब की बात है, मुझे भी बताइए। ये 7 जनवरी 2017 की बात है, और बहुत सारे शराब माफिया थे। उस टाइम केजरीवाल की सरकार थी, और केजरीवाल सरकार में स्वाति मालीवाल जी हमारी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही थी, जो अभी क्या कहते हैं सांसद हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए था, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस नहीं चला, ठीक है। और मैं हर तरीके से बेकार हो गई, डिप्रेशन में आ गई थी मैं कि मैं ऐसा क्या हुआ था जो आपके साथ इतनी मतलब बुरी तरह घटना घटी? यही बोल रहा था कि नशा बंद कर। मैंने शराब की बहुत बड़ी तादाद जो है शराब की पकड़वाई थी, ठीक है, और गांजा पकड़वाया था, स्मैक पकड़वाई थी। ये सारे काम जो हमारे इलाके में हो रहे हैं, क्योंकि उससे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है उसकी लत में आ रहे हैं। तो इसी के लिए कि आने वाला भविष्य हमारा नशे की लत में जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। बच्चे स्कूल जाने की बजाय शराब के ठेकों पे मिल रहे हैं, जहाँ पे क्या आते हैं छोटे छोटे बच्चों से शराब बिकवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से स्मैक बिकवा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने आवाज़ उठाई थी, और बहुत बड़ी तादाद में क्या आते स्वाति मालीवाल जी को हमने शराब पकड़वाई भी थी, और उसी का खामियाजा, उसी के बदले की भावना से उन लोगों ने 100 से अधिक लोगों ने क्या आते मेरे ऊपर हमला किया था। ये बताइए, ये जो हमला करने वाले कौन थे, ये बताइए मुझे पहले। ये जिनका आपने नुकसान करा था, जिनका जो शराब माफिया है, ठीक है, शराब माफियाओं ने क्या आते मुझ पर हमला किया था। कितनी चोट लगी थी मैडम आपको, ये बताइए। कुछ मतलब केसेस वगैरह में FIR दर्ज वगैरह हुई थी, केस भी चल रहा है आपका, उसमें अभी तक काफ़ी साल हो गए, 4-5 साल हो गए, आपको कुछ आश्वासन मिला? मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। मेरी लड़ाई है, मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। मैं किसी स्वाति मालीवाल के उस पर नहीं बैठ सकती, ना ही मैं किसी केजरीवाल सरकार के ऊपर बैठ सकती, क्योंकि मेरे पास 4 लड़कियां हैं, और आज अगर मैं नहीं लड़ी और मैं डर के मारे यहाँ से, मुझे धमकी जरूर मिलती है कि यहाँ से मकान बेच दो, कोर्ट में देखेंगे, गोली मार देंगे, मुझे रोज़ आए दिन धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन मैं धमकियों से डर नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 लड़कियाँ, और मैंने कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि नशे की आवाज़ उठाई है। क्योंकि अगर नशे से किसी का घर बर्बाद होता है तो सोचो मेरे भाई का घर बर्बाद हो रहा है, मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है। मैम ये बताइए सिंपल सा, ये धमकी आपको कौन देता है? माफिया, जितने ड्रग्स माफिया वो सब मुझे धमकी देते हैं। हर तरीके से रास्ते चलते हुए मुझे धमकी दे के जाते हैं। मैं बाजार लगाती हूँ, कपड़े बेचती हूँ, तब मुझे धमकी देकर जाते हैं। आपको मैंने सुना आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला था? मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिली थी, तो लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन मुझे मिली थी, लेकिन मैं उसमें बंधक बन के रह गई थी। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मैं कहीं जा नहीं सकती थी। मुझे कहीं जाना होगा तो उनको लेकर के जाना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे सिर्फ अपने 4 दीवारी के अंदर रहना है। मैं क्यों रहूँ भाई 4 दीवारी के अंदर? मैं काम कर रही हूँ, आप मुझे प्रोटेस्ट दीजिए ना, कि मैं जाकर के जिन लोगों ने मेरे पर अटैक किया उनके सामान बरामद करवाऊँ, ठीक है। उनका आप रेड डालिए, पकड़िए, सामान बरामद करिए और उनके ऊपर केस करिए। वो नहीं करे, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 साल रहा प्रोटेस्ट, और 3 साल के बाद क्या होते, मुझे भी घुटन सी होने लग गई थी। आज आपको कोई दिक्कत आ रही है मैडम, ये बताइए मुझे पहले। दिक्कतें तो मुझे बहुत हैं। मुझे मकान जगह खाली करने के लिए बोला जाता है कि डेली बोला जाता है आपको? हाँ, 15-20 दिन में तो एक राउंड लग ही जाता है बोलने का। जब भी मेरी कोर्ट की तारीख होती है, कोर्ट की तारीख से पहले मेरे पास आ जाता है कि भैया आपको ना देखो, आप क्या कहते हैं, समझौता कर लो, नहीं तो क्या कहते हैं आपको मार देंगे। मरना तो है ही, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल मरूंगी। 4 कंधों पर नहीं तो लावारिस में जाऊंगी, लेकिन कम से कम डट के जाऊंगी ना। मैंने थोड़ी गलती करी है, जिसने गलती करी वो सर नीचा करके चले। ये एक ऐसी महिला जिन्होंने एक मतलब आवाज़ उठाई थी, आवाज़ उठाने के बावजूद इनको मारा पीटा गया, इनके साथ मतलब बदतमीजी की गई, इनका केस चला, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला, 3 साल पुलिस प्रोटेक्शन में भी रही, पर फिर भी इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ के लिए डर की ठोकरें खा रही, कोर्ट में जा रही है, पर इनको कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। ये बताइए इंसाफ के लिए आप जहाँ तक ये बता किस उम्मीद रखते हो, अभी बताओ। ऐसी कोई सरकार, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई न्यायालय, ऐसे कोई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, मुझे मजिस्ट्रेट के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्या कहते हैं मेरा सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि केस, और मुझे ये भी नहीं लगता कि मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं हमारे फेवर में कभी क्या कहते हैं आएगा, क्योंकि वो पैसों की सब पैसे की बोलबाला है। जिसके पास पैसा है, क्योंकि माफियाओं के पास बहुत पैसा है, वो मजिस्ट्रेट भी खरीद सकते हैं, वकील भी खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ऊपर वाले के उसमें हूँ कि मैं जब तक हूँ, सांस लड़ रही है, मैं चप्पलें घिसूँगी, कोर्ट के धक्के खाऊँगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी।
मुझे हार नहीं मानी। तमाम जो ऐसी हैं दिक्कतें यहाँ पे, सबसे बड़ी जो मुद्दे थी वो रोड की, पानी बिजली की दिक्कतें हैं। और ऐसे ही मतलब हमारे साथ जो मैडम थी परवीन मैडम, ये बहुत ही अच्छी जो सोशल वर्कर है, इन्होंने अभी एक सोशल वर्कर के लिए कुछ टीम बनाई हुई है। मैम ये बताइए, आप कुछ बता रहे थे अलीपुर के लिए? हाँ, हम लोग एक्शन एड एसोसिएशन के द्वारा अभी हम लोग मतलब पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो भवन निर्माण के मजदूर हैं उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चे हैं, हम उन लोगों के लिए एक बालवाड़ी टाइप में स्कूल खोलें, जिसमें बच्चे पढ़ सकें। 4 से 5 घंटे बच्चे बैठे, उनको हम सिखाएं, फिजिकल एजुकेशन उनको दें, उनके शारीरिक जो है बढ़ोतरी के लिए उनके काम कर सकें, उसको अच्छे एजुकेशन देके मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें, कि जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो गाँव नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे पढ़ा करके उनको अच्छे स्कूल में दाखिला करवा पाएँ। ये है तमाम जो मैडम है मतलब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमेशा आगे से आगे खड़ी रहती है। ये वो मैडम है जिन्होंने मतलब 2017 से लेकर अभी तक अपना मतलब काम जारी रखा। तमाम इनके पास दिक्कतें भी आई है। अब सबसे बड़ी दिक्कतें पूरी फैमिली के लिए, मतलब पूरी कॉलोनी के लिए एक आवाज़ उठाई इन्होंने। सड़क टूटने वाली जो कई बार इन्होंने DC वगैरह से मिले, हर दिक्कतें जो दिखाई है। अब लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, ये रोड की हालत है। ये वही वर्धमान मॉल है जिनके खिलाफ मैडम ने एक्शन लिया था दारू वगैरह बंद के लिए, एक के साथ एक फ्री बंद करने के लिए, और इन्होंने एक्शन उठाया। इनका नतीजा भी मिला था, इनको मारा पीटा गया था, इनका केस भी चला था। काफ़ी सालों से इनका 2017 से केस चला हुआ है। ये वही वर्धमान मॉल है, ये नरेला में वर्धमान मॉल है, वही मॉल है। अभी फिलहाल भोजकुद यहाँ पे सुधार है। अब जो मैडम है यहाँ की, इनको थोड़ी सी सेफ्टी भी मिली हुई है। इनको 3 साल तक दिल्ली पुलिस ने प्रशासन ने इनको भी मतलब सिक्योरिटी दी थी। उनके बाद अभी तक इनको फिर भी धमकियाँ मिल रही है। धमकियों की वजह से इनको भी अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इनको हमेशा कहते हैं भाई अपना घर बेच दो, जब इनकी तारीख होती है घर बेचने की उनको धमकी मिलती है। मैडम ये बताइए, आपको अभी कितनी बार कोर्ट में जा चुकी है, बताइए? मैं कई बार कोर्ट में जा चुकी हूँ। मतलब मैं लगा नहीं सकती, आपको बता नहीं सकती, क्योंकि 2-3 केस चल रहे हैं और सारे ही नशे के ऊपर हैं। तो एक में तो मेरे को हमारी गवाही हो गई है, लेकिन जो ये मेन जो 2017 वाला जो मेरे पास इंसिडेंट हुआ, उसकी गवाही अभी मेरी नहीं हुई है और ना ही ट्रायल हुआ है। अभी तक ट्रायल नहीं हो रहा है और हम इसी चक्कर में तारीखें आती रहती है। दिसंबर में भी तारीख थी, लेकिन बस वही है कि तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे मिल रही है। हम कोर्ट में जा रहे हैं, तारीख ले रहे हैं और आ रहे हैं, बस यही हो रहा है। अब ये बताइए मैडम, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो यहाँ पे जब जिस कॉलोनी के लिए आप इतनी आवाज़ उठा रही है, कॉलोनी वाले आपको सपोर्ट करते हैं? कॉलोनी के लोग सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब से ये मेरे साथ हादसा हुआ और सरकार ने क्या कहते हैं मुझे अकेला छोड़ा, ठीक है, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि सरकार एकदम से मेरे स्तंभ बनकर आती और वो महिलाओं के लिए इस तरीके से मतलब सेल्फ डिफेंस का कुछ इस तरीके का मतलब वो करती कि जैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो किसी और महिला को उनको प्रोत्साहित करती, वो सरकार प्रोत्साहित करती, उन महिलाओं को लेकर के जो टीम बनाई थी हमने, उन युवाओं को प्रोत्साहित करती, तो शायद क्या कहते आज लोग और ज़्यादा आगे बढ़कर आते कि नहीं वो लोग हमारे साथ में। लेकिन उन्होंने सिर्फ अकेला समझ करके मुझे छोड़ दिया। और यहाँ की महिलाएं आज भी कहती हैं कि आप करिए, हम आपके साथ में हैं। पर आज कोई मार खाएगा तो वो कौन मार खाएगा? किसी की पत्नी खाएगी तो मेरी बहन होगी, किसी की बहन खाएगी तो मेरी भाभी होगी, मतलब कोई किसी का पति पिटा दो मेरा भाई, किसी का बेटा पिटा दो मेरा बेटा, तो मैं किसको पिटने दूँ भाई? मैं ही पिट सकती हूँ ना, मैं तो दूसरे को नहीं पिटने दे सकती। तो किसी भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब तक सरकार और मैंने बताया ना, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार जब तक खुद भी नहीं चाहेगी तो हम जैसे तो लोग मतलब बहुत सारे आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है, हम सिर्फ कोर्ट तक ही धक्के खाएंगे, लेकिन सरकार को हम ये जगह बताते रहेंगे कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा बताइए प्रवीण जी, सिंपल सा एक मैं कहना चाहता हूँ, अभी आने वाली जो अभी विधानसभा के इलेक्शन होने वाला है, उसमें आप उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा अगर कोई अच्छी सरकार आ गई तो? अभी कह पाना, क्योंकि पिछले मैं 6-7 साल से देख रही हूँ, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि क्या कहते हैं कोई भी इंसाफ हो देगा। क्योंकि सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि बैकग्राउंड कैसा है, परिवार में पीछे की बैक कितनी है, तगड़ी है, आपके पास पैसा कितना है। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट, आपकी अच्छी स्टेटस है तो आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास फाइनेंस, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है? के लिए कोई कानून नहीं है। गरीबों के लिए ये है कि आप धक्के खाओ, आप सरकारी वकील करो, सरकारी वकील कभी भी बदल जाएंगे, आप क्या आते सिर्फ वकीलों पर डिपेंड करते रहो, छुट्टी, और कुछ नहीं हो सकता। तमाम जो दिक्कतें हैं मैम के साथ, बहुत सारी दिक्कतें। इनका नाम है श्रीमती परवीन जी, ये नरेला में रहती हैं। मतलब ये 2005 में नरेला में आपने रहना स्टार्ट किया था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की। मैम ये बताइए, शीला दीक्षित के टाइम पे आपको यहाँ पे सुविधा कितनी थी? देखो, शीला दीक्षित जब हम लोग यहाँ पर आए थे सन 3 मई 2000 में आ गए थे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वो सरकार थी जब क्या था, बिजली भी उन्होंने दी हमें, पानी भी उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैनेज भी किया। और तब हमारे चरण सिंह कंडेरा हमारे MLA हुआ करते थे और वो फटाफट मतलब लोगों की सुनने के लिए आया करते थे। उनको कभी भी बुला लेते थे तो वो आते थे।
थे सुनने के लिए। एक चरण सिंह कंडेरा एमएलए था और एक अभी शरद पवार चौहान जी एमएलए, तो सबसे बेस्ट कौन सा ये बताइए मुझे पहले। अगर दोनों में अगर मूल्यांकन किया जाए तो देखो, पढ़े लिखे होने का मतलब अगर शरद चौहान पढ़ा लिखा है तो वो किसी लायक नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में नहीं है। सिर्फ उनके आसपास ऐसे मतलब ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनको तारीफ के पुल बांधे हुए हैं कि नहीं साहब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आकर के वो दिखाने के लायक नहीं है। लेकिन चरण सिंह कंडेरा के साथ क्या था, अगर कोई भी एक आम आदमी भी चला गया उठ करके भाई ये दिक्कत आ रही है, तो वो खुद आकर के मुआयना करते थे कि हाँ इस कॉलोनी में इस घर में ये समस्या है तो हमको शॉर्ट आउट करना है। वो खुद शॉर्ट आउट करने के लिए रोड पर ग्राउंड पर आया करते थे। और यही चीज़ क्या कहते जसवंत राणा जी के टाइम पर भी थी। शरद चौहान ने भी 2006 में जब वो एज ए काउंसलर थे तो उन्होंने तब उस समय अच्छा काम किया था, ये नहीं कहेंगे शरद चौहान ने उस समय अच्छा नहीं काम किया। 2006 में उन्होंने स्वर्ण जयंती विहार, टीकरी खुर्द वगैरह के इलाके में, बख्तारपुर वगैरह में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था जो काउंसलर टाइप में। लेकिन जब से वो विधायक बने उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनको सिर्फ वो कहते बहुत ज़्यादा हो गया कि उनको अब इतना हो गया कि अब उनको ज़रूरत नहीं है काम करने की। तो बेहतर ये है कि वो जो पहले जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको ज़्यादा। तमाम जो दिक्कतें यहाँ पे मतलब जो आम आदमी पार्टी की जो छवि इतनी ख़राब है, मतलब आने वाली जनता ये कहती है भाई मेरे को केजरीवाल सरकार की नहीं चाहिए। मतलब आने वाली जो सरकार का दावा ये है, मेरे को सबसे बेस्ट जो सरकार है वो केजरीवाल की सरकार नहीं है और कांग्रेस की सरकार सबसे बेस्ट है। दिक्कतें बहुत है पर इंसाफ के लिए मैडम परवीन बहुत मेहनत कर रही है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कोई भी इनको सपोर्ट कराए, इनकी जितनी भी तमाम जो दिक्कतें यहाँ पे सोल्व करें। सबसे बड़ी जो मैम है, हम परवीन जो मैडम है बहुत बहादुर है और ये मतलब कम से कम 20-25 साल से नरेला में रह रही है। इनको तमाम धमकी के बावजूद भी फिर ये हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारे से बात कर रही है। तमाम जो दिक्कतें हैं ये मैम किस दिल्ली सरकार से अनुरोध करूँगा इनकी सॉर्ट आउट करें। मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़, नरेला। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।